रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए कुछ पढ़ लेते हैं। आज पढ़ने के क्रम में पिछले वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों के बारे में देखा था। आज हम दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक विभाजन करके इसको समझेंगे। तो दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक विभाजन करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक विभाजन जो है ये तीन भागों में हम कर सकते हैं। उत्तर का, पश्चिम का पर्वतीय भाग। तो पश्चिम का जो पर्वतीय भाग है ये एंडीज कार्डिलेरा कहलाता है या पश्चिमी कार्डिलेरा कहलाता है। आप देखें ये पूरा टेरा डेल फ्यूगो से लेकर के ये पनामा तक चला गया है। टेरा डेल फ्यूगो से लेकर पनामा तक एंडीज पर्वत चला गया है। और ये एंडीज पर्वत क्या कहलाता है? पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहलाएगा। ठीक। और यह दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। इसी पर्वत के नाम पर आपकी कोचिंग है, एंडीज कोचिंग A to Z। तो ये दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकागुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी ये देख रहे हैं, ये एकांकागुआ है। ये आप देख रहे हैं पतला सा देश चिली है और ये अर्जेंटीना है। तो ये एकांकागुआ जो है ये क्या है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर ये लिख भी दिया है। और यहीं पर एक मृत ज्वालामुखी है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है, आजोस डेल सलाडो। आजोस डेल सलाडो ये क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है, आजोस डेल सलाडो। ये भी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर क्या हो गया? ये अकांकागुआ और ओजोस डेल सलाडो। ठीक। तो एक तरह से आपने देखा एंडीज पर्वत श्रृंखला संसार की सबसे लंबी श्रृंखला है। एंडीज एक वलित या मोड़दार पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। तो ये पश्चिमी पोर्शन हो गया। अब दूसरा मध्यवर्ती भूमि और तीसरा पूर्वी उच्च भूमि। ये जो आप ब्राजील वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा ब्राजील वाला ये पूर्ववर्ती उच्च भूमि है। इसमें ये पठारी भाग ज्यादा है, जैसे बारबोरमा का पठार, मांटेग्रासो का पठार, ब्राजील का पठार, ये तमाम इस भाग में हैं। एक तरह से ये गुयाना उच्च भूमि भी ऐसे गया है, उच्च भूमि भी इसी के अंतर्गत आएगी। तो ये पूर्वी उच्च भूमि है इधर वाली। अब बचा बीच का हिस्सा। बीच का हिस्सा तीन भागों में बटा है। एक अर्निको नदी का मैदान, दूसरा अमेजन नदी का मैदान, तीसरा लाप्लाटा का मैदान। इसमें देखिए अर्निको नदी का मैदान, ये हम आपको अर्निको नदी बताएंगे इसी के बाद। तो अर्निको नदी का मैदान आप देखें तो ये मैदान दो हिस्सों में बटा है। दो हिस्सों में ये बटा है मैदान। ठीक। इस मैदान में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सूडान में इसको क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं।
दक्षिण अमेरिका में इसको पार्कलैंड कहते हैं, वेनेजुएला में इसको लानूस कहेंगे। ये लानूस क्षेत्र है। और ये क्या है, ये कंपास क्षेत्र है ब्राजील का, कंपास क्षेत्र। तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए लानोस और कंपास, ये पूछा जाता है। तो अरनिको नदी इसी क्षेत्र में बहती है, इसलिए इसको अरनिको का मैदान कहा जाता है। तो यहां एक तरह से कैसी जलवायु हो गई, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या सवाना टाइप जलवायु। तो इस सवाना टाइप जलवायु को लानोस और कंपास कहते हैं। ये क्लियर। अब दूसरा मैदान है अमेजन का मैदान। ये सबसे बड़ा मैदान है ये क्षेत्र। और आप जानते हैं कि इसी क्षेत्र से इक्वाडोर, यहीं पर इक्वाडोर है ना, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इससे कौन जाती है, विषुवत रेखा जाती है। तो यहां विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र को सेल्वासा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को सेल्वासा क्षेत्र कहते हैं। तो यहां विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, विषुवत रेखा यहीं से जाती है। तो इस सेल्वासा क्षेत्र में देखें, ये रबर, ये मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है, ये मुख्य रूप से रबर के लिए जाना जाता है। लेकिन इतना यहाँ की जलवायु विषुवतीय जलवायु है और यहाँ पानी भी खूब बरसता है। तो ये बहुत ही दुर्गम इलाका है। ये सही लग नहीं रहा है, ये देखिए, ये बहुत ही दुर्गम इलाका है। इसलिए रबर के लिए बहुत ज्यादा उत्पादक होने के बावजूद यहां रबर का ज्यादा उत्पादन नहीं होता। ये रबर ब्राजील का मूल पौधा माना जाता है, फिर भी ब्राजील में सबसे अधिक रबर का उत्पादन नहीं होता। दूसरा ये है कि यहां वालसा नामक एक पेड़ पाया जाता है, वालसा नामक पौधा पाया जाता है। तो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी इसी पेड़ की है, विश्व की सबसे हल्की लकड़ी। और सबसे हल्की लकड़ी है तो हल्की होने के कारण क्या होगा, इसकी नाव बनती है, सबसे हल्की लकड़ी। क्लियर। तो यहां इस सेल्वासा क्षेत्र में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। यहां का मुख्य पौधा रबर है और वालसा है। क्लियर। अब देखिए ये अमेजन का मैदान हो गया सबसे बड़ा मैदान। अब देखिए इधर ला प्लाटा का मैदान है अमेजन के मैदान के दक्षिण में। तो ये दो भागों में बटा है, उत्तरी ला प्लाटा और दक्षिणी ला प्लाटा। और आपको मालूम होना चाहिए ला प्लाटा क्षेत्र जो है, ये ला प्लाटा का मैदान पराग्वे, पराना और उरुग्वे नदी ने बनाया है। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पराग्वे, उरुग्वे और किसने, पराग्वे, उरुग्वे और पराना नदियों द्वारा ये ला प्लाटा मैदान बनाया गया है। उत्तरी ला प्लाटा मैदान जो है इसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और दक्षिणी ला प्लाटा में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक, हिंस तो गई है कर्क रेखा, कर्क रेखा हिंस तो गई है चिली ब्राजील वगैरह ब्राजील होते हुए। तो यहां चूंकि कर्क रेखा गई, सॉरी मकर रेखा गई है। तो इधर से मकर रेखा गई है, इसलिए यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगी। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। और इस क्षेत्र को ग्रानो चाको क्षेत्र कहते हैं, ग्रानो चाको क्षेत्र उत्तरी ला प्लाटा में।
यहाँ एक वृक्ष पाया जाता है क्यूबक नामक वृक्ष, क्यूब्रेक नामक वृक्ष पाया जाता है, क्यूब्रेक वृक्ष। तो ये वृक्ष जो है रबर को सख्त बनाने के काम में आता है। इससे इसका यूज किस में करते हैं? रबर को सख्त बनाने में। दक्षिणी ला प्लाटा क्षेत्र, ये पंपास, इसको पंपास कहते हैं। और पंपास आप जानते होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जैसे रूस में आपने पढ़ा था स्टेपी, अमेरिका में पढ़ा था प्रेयरी, अर्जेंटीना का ये पंपास क्षेत्र दक्षिणी ला प्लाटा का मैदान कहलाता है। और ये ला पंपास क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? ये पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना में है, ये गेहूं के लिए जाना जाता है। ये तो हमने बता ही दिया, ये तो आप जानते हैं गेहूं। दूसरा, यहाँ एक अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है, अल्फा अल्फा नामक घास। ये अल्फा अल्फा नामक घास को खाकर पशु बड़े जल्दी तैयार हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पशुपालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ के पशुपालकों को ग्वाचो कहते हैं, देखिए लिख दिया है। और पशुपालन केंद्रों को एस्टेंसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टेंसिया, यहाँ लिख दिए। पशुपालकों को ग्वाचो और पशुपालन केंद्रों को एस्टेंसिया कहते हैं। ठीक, तो ये ग्रानो चाको क्षेत्र हो गया, उत्तरी ला प्लाटा, पंपास, दक्षिणी ला प्लाटा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आप देखें तो ये पेटागोनिया का पठार है। पेटागोनिया का पठार क्या होगा? ये गिरिपादी पठार है, मतलब एंडीज के पैर के नीचे है। तो इसको तो बताए थे कि यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी। और यहाँ क्या होगा? यहाँ एक चीज और होगा, ये खनिजों का कटोरा है। यहाँ खनिज, फसलें नहीं पाई जाएंगी, खनिज पाए जाएंगे, खनिजों का कटोरा है। एक तरह से यहाँ पैदा कुछ नहीं होता, मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये चिली आप देख रहे हैं, चिली में तो आटाकामा मरुस्थल है, मरुस्थलीय जलवायु पाई ही जाती है। लेकिन चिली में यहाँ भूमध्य सागरी, मध्य चिली में भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरी जलवायु यहाँ पाई जाती है, मध्य चिली में भूमध्य सागरी। तो भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाएगी तो यहाँ ठंडी में थोड़ा सा वर्षात होगी और रसदार फलों के लिए जाना जाएगा। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हमने मध्यवर्ती भाग के माध्यम से आपको जलवायु भी यहाँ की बता दी और ये बता दिया कि अरनिको के मैदान में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको लानोस कंपास कहते हैं। अमेजन के मैदान में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है और ये जलवायु सिल्वासा क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ रबर और वाल्सा नामक वृक्ष मिलते हैं। ला प्लाटा क्षेत्र में यहाँ दो तरह की जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु जिसका मुख्य क्षेत्र है ग्रानो चाको, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जिसको हम कंपास कहते हैं। अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है, यहाँ गेहूं उत्पादन होता है। मरुस्थलीय जलवायु पेटागोनिया में पाई जाती है और चिली में पाई जाती है। चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। मध्य चिली में पश्चिमी पोर्शन पर भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। ये क्लियर हुआ? तो एक चीज है कि यहाँ पठार, बोल्विया पठार तो बताए ही थे, ये अंतर पर्वतीय पठार है, बोल्विया का पठार, ठीक। अब यहाँ आपने ये देखा, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा और कि जलवायु क्षेत्र की बात हो और फसलों की बात ना हो
तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ की मुख्य फसलें कौन है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, समझ लीजिए। ब्राजील की मुख्य फसल कौन है? मूल पौधा तो रबर है, लेकिन मुख्य फसल यहाँ की कहवा है। कहवा के यहाँ बड़े बड़े बागान है जिसको फैजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैजेंडा कहा जाता है। तो यहाँ कहवा का मुख्य क्षेत्र जो है वो साओ पोलो है, ये मुख्य केंद्र है। और साओ पोलो के पास ही संतोष बंदरगाह है, ये मुख्य बंदरगाह है, कहवा बंदरगाह कहलाता है। तो एक तरह से यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये बिल्कुल यही ब्राजील में है ना, ये संतोष, तो यही संतोष बंदरगाह है। संतोष बंदरगाह, संतोष बंदरगाह है ये। और ये पूरा क्षेत्र ये साओ पोलो है, साओ पोलो क्षेत्र, यही कहवा खूब उत्पादन होता है, साओ पोलो। ठीक। दूसरा, ब्राजील की अन्य फसलें हैं गन्ना। गन्ना उत्पादन में भी ब्राजील बहुत मशहूर है। कपास भी उत्पादन होता है। यहाँ आप जाने लिए हैं, नोट कर लीजिए, रबर मूल पौधा है। रबर ब्राजील का मूल पौधा। फिर भी रबर का बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होता। रबर का उत्पादन तो बताए थे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह में ज्यादा होता है। ये रबर मूल पौधा है, फिर भी ज्यादा उत्पादन नहीं होता क्योंकि विषुवतीय जलवायु इसके अनुकूल नहीं है। अर्जेंटीना की मुख्य फसलों में है, ये पंपास क्षेत्र में क्या पैदा होगा? गेहूं। जहां गेहूं पैदा होगा तो वहां कपास मक्का भी पैदा होगा। इक्वाडोर यहाँ वाला जो है, यहाँ केला पैदा होता है, ये बता ही दिए हैं। अब ये देख लीजिए कि खनिज किस क्षेत्र में पैदा हो जाता है। खनिज सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में, ब्राजील में पाया जाता है। पठारी क्षेत्र है। यहाँ देखिए लोहा है, लोहा इटाबिरा की खान, इटाबिरा की खान है, यहाँ लोहा पाया जाता है, ब्राजील में ही है। मैंगनीज के लिए अमापा की खान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज के लिए अमापा की खान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना भी पाया जाता है यहाँ मांटे ग्रासो के पठार पर। ब्राजील थोरियम के लिए भी जाना जाता है। थोरियम देखिए अपने यहाँ भारत में केरल, भारत के केरल में मोनोजाइट रेल के रूप में पाया जाता है। तो थोरियम सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है और ब्राजील में पाया जाता है। तो ब्राजील में दो इंपॉर्टेंट चीज है, इटाबिरा की खान लोहा, अमापा की खान मैंगनीज। चिली देख लीजिए, चिली मुख्य रूप से तांबे के लिए जाना जाता है। वहां चुकवी कमाटा की खान है, चुकवी कमाटा की खान है, चुकवी कमाटा तांबा चिली में। और नाइट्रेट भी चिली में पाया जाता है, अटाकामा मरुस्थल में। बोल्विया मुख्य रूप से टिन के लिए जाना जाता है। गुयाना और सूरीनाम बॉक्साइट के लिए जाने जाते हैं। गुयाना और सूरीनाम बॉक्साइट के लिए जाने जाते हैं। और एक चीज आप और जान ही रहे हैं, यहाँ देखिए ब्राजील में, यहाँ वेनेजुएला में ये मार्कैबो झील है, मार्कैबो झील। ये मार्कैबो झील किसके लिए जानी जाती है? मार्कैबो झील ये पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। तो वेनेजुएला पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका में पेट्रोलियम। मार्कैबो झील पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। ठीक, पेट्रोलियम के लिए। तो ये खनिज हो गए। अब देखिए ये दक्षिण अफ्रीका अमेरिका महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप बोला जाता है, पक्षियों का महाद्वीप। ठीक,
पक्षियों की जो बीट होती है, बीट बीट समझ रहे हैं पक्षियों की? बीट का मतलब वो उनकी लैट्रिन जो होती है। पक्षियों की बीट से यहाँ गुआनो नामक खाद बनती है। ये बहुत ही दुनिया की सबसे उपजाऊ खाद मानी जाती है, जो यहाँ पक्षियों की बीट से बनाई जाती है, गुआनो नामक खाद। और यहाँ विचित्र टाइप के पशु पक्षी पाए जाते हैं। जैसे एक पक्षी पाया जाता है केंडोर। केंडोर को सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कहा जाता है, सबसे बड़ा शिकारी पक्षी केंडोर। एक पक्षी पाया जाता है हमिंग बर्ड। ये सबसे छोटा पक्षी है, वो गतिहीन उड़ान भर सकता है। बिना गतिहीन उड़ान का मतलब बिना पंख फड़फड़ाए ये उड़ान भर सकता है। एक स्तनधारी है आर्माडिलो। ये खतरे की स्थिति में अपना शरीर छोटा कर लेता है। लामा ऊंट की प्रजाति है, लंबी गर्दन वाले ऊंट की प्रजाति है। प्यूमा ये शेर की प्रजाति है। और एनाकोंडा के लिए बड़ा मशहूर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अमेजन नदी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अजगर है। एनाकोंडा अमेजन नदी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अजगर है। बड़े अब आइए हम लोग प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियां इसी एंडीज से निकलती हैं। ये प्रशांत में नहीं गिरती, ये एंडीज से निकलकर अटलांटिक में गिर जाती हैं। तो ये ध्यान देना है, एंडीज से निकलकर अटलांटिक में गिर जाती हैं। अटलांटिक में गिरती हैं, प्रशांत में नहीं, अटलांटिक में। क्योंकि ढलान तो इधर होगा, इधर तो एंडीज है। तो उत्तर की नदियों में ये पहली नदी है कौन? अर्निको नदी। अर्निको नदी इसी की सहायक नदी कैरो है। तो ये अर्निको नदी एंडीज से निकलकर कैरेबियन सागर में गिर जाती है। कैरेबियन भी अटलांटिक का ही हिस्सा है। तो इसी अर्निको की सहायक नदी कौन है? कैरो नदी। इसी कैरो नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। ये एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। ठीक, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला में है। तो उत्तर में ये अर्निको नदी याद करना है, और इसी की सहायक कैरो नदी। इसी के दक्षिण में ये अमेजन है। अमेजन नदी, मैदान तो बता ही दिए थे पहले, ये अमेजन नदी है। इसकी न जाने कितनी सहायक नदियां हैं, लेकिन कुछ सहायक नदियों का नाम लिख दिए हैं। तो ये अमेजन नदी एंडीज से गिरकर एंडीज से निकलकर अटलांटिक में गिरती है। तो इसकी सहायक नदियों में जापुरा है, पुरुष है, मडीरा है। तो ये नदियां अमेजन की सहायक नदियां हैं। ये अमेजन नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। और आप जानते हैं, प्रवाह क्षेत्र के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। प्रवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। और अमेजन घाटी में एक जनजाति पाई जाती है। अमेजन घाटी में जनजाति पाई जाती है, बोरा। जनजाति कौन पाई जाती है? बोरा। आप पर्यावरण जब पढ़ेंगे, और आपको पढ़ाया भी हमने है, अमेजन वर्षा वन में सबसे ज्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ये भी ध्यान रहे, तो पर्यावरण में पढ़ेंगे। तो ये अमेजन नदी है।
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है पराना नदी। इसकी सहायक देखिए पराग्वे है और उरुग्वे भी मिली है इससे। तो ये पराना नदी, पराग्वे नदी, उरुग्वे नदी मिलकर कौन मैदान बनाती है? ला प्लाटा का मैदान। ये पहले हमने बताया है। तो ये पराना नदी भी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर पे। इसी पराना नदी पर एक बांध है इटेपू बांध या इतेपू बांध। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है, पराग्वे और पराना मिलकर पराग्वे और ब्राजील की सीमा बनाती हैं। दक्षिण में देखिए अर्जेंटीना क्षेत्र में कोलोराडो नदी है, नेग्रो नदी है। तो यही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियां हैं और कुछ खास नहीं है। नगर वगैरह अगर देखें तो आपको बता ही देते हैं, थोड़ा सा बताना क्या है। यहां देखें ब्राजील में 2 शहर है, दोनों किनारे हैं, बहुत महत्वपूर्ण शहर है रियो डी जेनेरियो। इसका नाम सुने होंगे, रियो डी जेनेरियो। यहीं पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जेनेरियो। यहाँ एक पुलिन है, बीच। पुलिन का मतलब बीच। ये विश्व प्रसिद्ध बीच है, कोप कमाना बीच। कोप कमाना बीच, कोप कमाना बीच, कमाना बीच। बहुत बड़ा बीच है, सबसे बड़ा बीच है। बीच का मतलब समुद्री घाट। यहीं एक स्थान और है, एक नगर, साओ पोलो। अभी तो बताए थे साओ पोलो। साओ पोलो ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा शहर है। ये 4 नंबर का सबसे बड़ा शहर है। पहला फर्स्ट नंबर पर कौन है? टोक्यो। दूसरा बताइए, न्यूयॉर्क। तीसरा कौन? मैक्सिको। और चौथा साओ पोलो। ठीक है, साओ पोलो। तो ये सबसे बड़ा शहर है। तो इतना ही आपको बताना था। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुछ नहीं बचा। तो देखिए, हमने आपको कहा था कि अगर चित्र पहले से बना दिया जाए और पढ़ाया जाए तो ये महाद्वीप 1.5-2 दिन लगेगा। समझ ना? 30-35 मिनट के 2 लेक्चर में हो गया पूरा। तो नक्शा पढ़ने का मतलब, मानचित्र पढ़ने का मतलब आप खुद बनाइए। अगर केवल एटलस के सहारे रहेंगे, कोई टीचर दिखा दे ये शहर यहाँ है, ये शहर यहाँ है, तो वो फिर वो छूमंतर हो जाएगा। उस समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में कोई मतलब नहीं है उसका। तो जो पिछला हमने पढ़ाया है मानचित्र, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, उसको बढ़िया से देख डालिए। अब अगले टर्न पर हम अफ्रीका पढ़ा देंगे। यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।